नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दमदार। मैं हूं शीनम शर्मा। पहली खबर रामपुर से, जहां पर कार में अचानक भीषण आग लग गई। हादसे में कार में सवार शख्स की झुलसकर मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि गैरेज से कार निकालते वक्त यहां पर दीवार से टकरा गई कार और कार में भीषण आग लग गई। भीषण आग में क्षतिग्रस्त हो गई है कार पूरी तरह से। सूचना के बाद फायर डिपार्टमेंट मौके पर पहुंचा, आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शहर कोतवाली क्षेत्र का ये मामला बताया गया। मेरठ में स्कूल बस में लगी है आग। बच्चों को सुरक्षित बस से बाहर निकाल लिया गया है। शॉर्ट सर्किट से स्कूल बस में भीषण आग लगी है। थाना परतापुर क्षेत्र के दिल्ली रोड का ये मामला बताया गया। सेंट पैट्रिस स्कूल की बस में भीषण आग लगी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 18 स्कूली बच्चे निकाले गए हैं। थाने के सामने स्कूली बस है। सहारनपुर में अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है। टपरी मार्ग पर लगभग 20 बीघा जमीन पर काटी जा रही है कॉलोनी, जिसको ध्वस्त कर दिया गया। जिस प्लॉट पर कार्रवाई हुई है वो बीजेपी नेता का बताया जा रहा है। साथ ही दाबिकी जुनारदार इलाके में भी प्राधिकरण की कार्रवाई देखने को मिली है। 120 वर्ग मीटर में बनाए जा रहे गोदाम को भी सील किया गया है। ये कुल लगभग देखिए, अभी तक तो टोटल जोड़ा जाए तो हम लोग लगभग 50 बीघे से भी अधिक की कॉलोनियां तोड़ चुके हैं। कल जो की गई थी वो लगभग 20 बीघे की एक अप्रोक्सीमेट कॉलोनी थी, जिसको पहले भी कई बार ध्वस्तीकरण किया गया, लेकिन जैसा मैंने बताया ये लोग फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। तो सर, जो बार बार उल्लंघन कर रहे हैं नियमों का, तो किस तरह की कार्रवाई अब आगे इन पर की जाएगी? इन पर देखिए FIR की गई है और दोबारा से भी जो लोग उसमें इन्वॉल्व पाए जाएंगे, शामिल पाए जाएंगे, उन पर FIR भी की जाएगी और जब्ती की भी कार्रवाई और जुर्माने की भी कार्रवाई। हरदोई में तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि उसके 2 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। बाढ़ और बारिश के बाद संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। बलरामपुर में संक्रामक रोग फैलने से एक मासूम समेत 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं। मामला तुलसीपुर तहसील क्षेत्र के गौरा माफी गांव का है। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में लगभग 4 दिनों से कैंप कर रही है। लोगों को जागरूक कर दवाइयां बांटी जा रही है। बीमार लोगों का इलाज भी लगातार जारी है। शिक्षक दिवस के मौके पर इस बार यूपी के 15 टीचरों को सम्मानित किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राज्य और मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार का ऐलान कर दिया है। सीएम योगी 5 सितंबर को लखनऊ में इन सभी चयनित शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। इस बार 12 राज्य अध्यापक और 3 मुख्यमंत्री अध्यापक के पुरस्कार के लिए चयनित किए गए हैं। इस मौके पर सभी को 25-25 हजार रुपए का चेक, प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट किया जाएगा। के अंतर्गत वर्ष 24-25 में हमने 3 अध्यापकों का इसमें चयन किया गया और ये 5 सितंबर को जो हमारा शिक्षक दिवस होगा उसमें माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा इनको पुरस्कृत किए जाना प्रस्तावित है। इनके उत्कृष्ट कार्य के संदर्भ में इनको 25,000 रुपये की धनराशि का चेक कोषागार के माध्यम से दिया जाता है। साथ साथ एक प्रशस्ति पत्र इनके योगदान के लिए दिया जाता है। स्मृति चिन्ह हम देते हैं कि आज इस आयोजन पे जब उनको हम सम्मानित कर रहे हैं तो आगे अपने जीवन में उसको यादगार के लिए स्मृति चिन्ह देते हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राज्य अध्यापक और मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। इनमें 12 शिक्षक राज्य अध्यापक पुरस्कार और 3 शिक्षक मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार के लिए चुने गए हैं। मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार पाने वालों में हमीरपुर के राम प्रकाश गुप्त, वाराणसी की शिक्षिका छाया खरे और गाजियाबाद की शिक्षिका कोमल त्यागी का नाम शामिल है, जिन्हें 25-25 हजार रुपये की इनाम राशि दी जाएगी। इस पुरस्कार के लिए शिक्षकों के शैक्षिक योगदान, विद्यार्थियों के परिणाम सुधारने के प्रयास और शिक्षा को बेहतर बनाने में उनकी भूमिका को आधार बनाया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में चयनित मुख्य सेविकाओं और फार्मासिस्टों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए हैं। लोक भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में 2425 मुख्य सेविकाओं और 13 फार्मासिस्टों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र दिए। मिशन रोजगार के तहत युवाओं को नौकरी देने की दिशा में योगी सरकार लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है।
इस मौके पर सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं था, इसे बीमारू मानसिकता के लोगों ने बीमारू राज्य बना दिया। देश की नियति हो गई थी बीमारू राज्य बनने की। उत्तर प्रदेश को परमात्मा ने, प्रकृति ने बीमारू नहीं बनाया था। बेईमान राजनीतिक दलों ने उत्तर प्रदेश को बीमारू बनाया था। मानसिक रूप से बीमार लोगों ने उत्तर प्रदेश को बीमार बनाया था। ये उत्तर प्रदेश अपनी प्रकृति से और प्राकृतिक संसाधनों से दुनिया का सबसे समृद्ध प्रदेशों में से गिना जाता है, लेकिन यहां की बीमार मानसिकता की राजनीतिक दलों ने, सत्ताधारी दलों ने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी में ला करके खड़ा कर दिया था। जब वही युवा भेदभाव का शिकार होता है, बेईमानी और भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ता है, ये क्षति केवल एक युवा की नहीं होती, राष्ट्रीय क्षति होती है। राष्ट्र उस प्रतिभा से वंचित होता है, पीढ़ियां उस प्रतिभा से वंचित होकर के, कुंठित होकर के निराशा और हताशा की ओर जाती है। दुर्भाग्य से लगभग 2 दशक तक उत्तर प्रदेश एक लंबे समय किस हताशा निराशा के जाल में फंस करके पूरी तरह अंधकार के युग में जा चुका था। 2017 के पहले यही होता था, नियुक्ति नहीं हो पाती थी। अगर नियुक्ति कहीं से आ भी गई तो उसमें बंदरबांट होता था। बेईमानी और भ्रष्टाचार इस कदर में होती थी कि योग्यता के आधार पर किसी भी युवा को उसका चयन नहीं मिल पाता था। परिणाम होता था न्यायालय को हस्तक्षेप करना होता था, और उसके बाद फिर ये मामले आगे बढ़ते थे। माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर अर्धकुमारी के पास भूस्खलन ने बड़ा हादसा कर दिया है और बड़ा हादसा हुआ है। पहाड़ से अचानक भारी मलबा और पत्थर गिरने से अफरा तफरी मच गई। भीषण दुर्घटना में अब तक 32 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। यूपी के 9 लोगों की मौत भी हुई है। आगरा की भावना और सुनीता, मुजफ्फरनगर के कार्तिक, लखनऊ की चांदनी और बरेली की नीरा की मौत हुई है। परिजनों को सूचना मिलने के बाद घर में चीख पुकार मची हुई है। हादसा भारी बारिश के बाद हुआ है। प्रशासन और राहत दल मौके पर पहुंचे, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। सुरक्षा को देखते हुए यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। आशंका यह है कि मृतकों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। वैष्णो देवी में हुए हादसे पर सीएम योगी ने संवेदना जताई है। हादसे में यूपी के 9 लोगों की मौत हो गई है। सीएम ने मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। मृतकों के शव उनके घरों तक पहुंचाने की सरकार व्यवस्था कर रही है। सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने आज डीजीपी से मुलाकात की है और खुद पर की जा रही टिप्पणियों पर एक्शन लेने की मांग की गई है। पूजा पाल ने अपनी दूसरी शादी से जुड़ी भ्रामक टिप्पणियों और अतीक की तरफ से की जा रही साजिशों पर अपनी बात भी रखी है। पूजा पाल ने बताया कि अतीक किसी भी तरह से पूजा पाल को रास्ते से हटाना चाहता था, इसलिए उसने पूजा पाल के करीबी लोगों को भी अपने झांसे में ले लिया और जब पूजा पाल को पता चला तो उन्होंने शादी तोड़ दी। पूजा के मुताबिक अतीक ने उन्हें रास्ते से हटाकर प्रयागराज में जमीनों पर कब्जा करने के लिए कई पैंतरे आजमाए, लेकिन फिर भी पूजा पाल डटी रहीं, अपने पति की हत्या का केस लड़ती रही। तरह से, क्योंकि अतीक अहमद ने पहले मुझे प्रलोभन दिया, मैं उस पर नहीं टूटी। उसके बाद क्या कहते हैं मुझे डराया गया, मैं डरी नहीं। उसके बाद फिर क्या कहते हैं मेरे ऊपर लूटपाट, छिनैती, डकैती, हत्या के मुकदमे मेरे ऊपर लगाए गए, मैं उससे भी नहीं घबराई। उसके बाद फिर क्या कहते हैं मेरे परिवारों के जनों को ऊपर लगाया गया, उसके बाद भी मैं नहीं टूटी। तो आप ये देख रहे हैं कि जिस माफिया से मैं लड़ती आ रही हूँ, तो क्या कहीं ना कहीं वो रंजिश दूसरी तरीके से नहीं निकाल सकता। तो ये मैंने बताया जो
जो शादी थी वो कहीं ना कहीं मुझे प्रयागराज से, मेरी राजनीति से, और मैं हट जाऊंगी तो राजू पाल का जो मुकदमा है वो ख़त्म हो जाएगा और अतीक अहमद से फिर से यहाँ कब्जा हो जाएगा, क्योंकि ये लड़की यहाँ नहीं रहेगी। तो फिर कहीं ना कहीं हमारी राजनीति वापस आ जाएगी, हमारी पहचान वापस आ जाएगी, राजू पाल का मुकदमा ख़त्म हो जाएगा। इस उद्देश्य से मेरे अपने ही लोगों को मिला करके किया गया। और जब मुझे पता चला तो मैंने इसका विखंडन किया, क्योंकि दिन पे दिन से भी है, लोग अपना नंबर बढ़ाने के लिए कुछ भी बोल जा रहे हैं। तो मैंने शासन में और मैंने डीजीपी साहब के यहाँ मैं गई और उनसे मैंने पूरा लिखा पढ़ी करके, जिन्होंने जैसे उल्टे सीधे, देखिए मेरे जीवन के बारे में आप सही लिखिए। मैं गरीब परिवार से थी, मेरे पिता दुकान चलाते थे, मेरे पिता साइकिल की दुकान थी, उसमें हवा पंचर सब काम होगा, मगर आप इसको लिखिए जो सही है। मगर आप किसी के बारे में गलत और अफवाह जो मतलब कि जो जीवन में हमने किया ही नहीं, आप उसको वो करेंगे तो ये गलत बात, उस पर मैं टिप्पणी करूंगी, उसका विरोध करूंगी। और मैंने शासन में मैंने डीजीपी को लिख करके दिया है और इसको कहीं ना कहीं इस पर संज्ञान लिया जाएगा और जो भ्रामक और जो गलत तरीके के तथ्यों को दिखाएगा उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। दिल्ली में आरएसएस के 100 साल के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत ने धर्म परिवर्तन पर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि धर्म के प्रसार का मतलब परिवर्तन नहीं होता है, धर्म सर्वत्र पहुंचने का मतलब कन्वर्जन नहीं है, धर्म में परिवर्तन होता नहीं है। वह विश्व धर्म है। हिंदू समाज संगठित होगा तो क्यों होगा? विश्व धर्म प्रकाशेण विश्व शांति प्रवर्तकई। विश्व शांति का प्रवर्तन करने वाला विश्व धर्म दुनिया को देने के लिए धर्म सर्वत्र जाना चाहिए। इसका मतलब सब जगह जाके कन्वर्शन नहीं करना है, धर्म में कन्वर्शन होता नहीं। धर्म एक सत्य तत्व है जिसके आधार पर सब चलता है। आरएसएस चीफ के हिंदू मुस्लिम वाले बयान पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद फहीम और सपा प्रवक्ता मनोज यादव ने भागवत के बयान पर तंज कसा। खूबसूरती हमारे देश की है और जिसने इसे समझ लिया वही अपने देश से मोहब्बत करता है। आप देखिए, ये इस तरीके का मैसेज देने का नहीं होता है, तो करने का है, अमल में लाने का है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने सब ने मिलकर इस देश को आज़ाद कराया। इस देश की संस्कृति है, इस देश की सभ्यता है, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। यही तो मैसेज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब लगातार देते चले आ रहे हैं और यही मैसेज हम भी देते चले आ रहे हैं। तो हम तो चाहेंगे कि आरएसएस प्रमुख का ये मैसेज उन जगह भी जाए जहाँ पर जो है जिस तरीके से लोगों के साथ उत्पीड़न होता है, हिंदू मुस्लिम को आपस में बांटा जाता है, आपस में दूरियाँ पैदा की जाती हैं, तो इस मैसेज को उन लोगों को समझना चाहिए। 100 वर्ष पूरे होने के बाद इंसान लगभग ख़त्म की तरफ होता है। तो बीजेपी आरएसएस भी अपने ख़त्म की तरफ है। जो अत्याचार करना था वो कर लिया, जो देश की बदनामी करानी थी पूरी दुनिया में वो करा ली। अब सिर्फ इतना बचा है कि कम से कम अपनी इज्जत बच जाए। सहारनपुर में कुछ लोगों से बातचीत की गई। लोगों ने मोहन भागवत के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि पूजा पाठ का तरीका सब धर्मों का अलग हो सकता है, लेकिन सबका डीएनए एक ही है। मोहन भागवत जी ने कहा कि हिंदू मुस्लिम सब साथ चलेंगे, सिख ईसाई जैन सब लोगों को साथ लेकर के चलना है। और हमेशा आरएसएस का संकेत यही रहा है कि हमारे पूजा पाठ करने का तौर तरीका अलग हो सकता है। सब हम लोग जो है हिंदुस्तान में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं, सब हिंदुस्तानी हैं, तो हम सब लोगों को एक होकर के चलना चाहिए और अपने देश की उन्नति भाईचारे के लिए संघ हमेशा काम करते रहता है। तो हम लोगों का कहना भी यही है कि मोहन भागवत जी का बार बार ये बयान आता है और मैं अपने मुसलमान भाइयों से और अपने मुसलमान की जो हमारी संगठन है, जो जमात हैं, जो धर्मगुरु हैं, लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ कि देश सर्वोपरि होता है। देश को सर्वोपरि मानते हुए माननीय मोहन भागवत जी के बयान का समर्थन करना चाहिए और हम लोगों को सामने आकर के आगे आकर के उनके साथ चलना चाहिए। जी, आपका क्या कहना है? जी, मेरा नाम मोहम्मद अवैस है और सबको सही कहा है उन्होंने, सबका डीएनए एक है और सबको एक साथ चलना चाहिए और सब भाई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई है। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम चौधरी मुदस्सिर गाड़ा। मोहन भागवत जी ने जो उनका बयान आया है वो देश को मजबूत करने की स्थिति में ला रहे हैं और देश मजबूत स्थिति में जब होगा, जब सब एक प्लेटफॉर्म पर भाईचारे के प्रति इसमें मिलजुल कर साथ चलेंगे, देश को एक नई दिशा मिलेगी, एक नया ऊर्जा मिलेगी।
मोहन भागवत के हिंदू मुस्लिम वाले बयान पर अयोध्या के संतों का भी रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। सनातन का मतलब ही होता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। यह भाव, यह विचार किसका? सिर्फ सनातनियों का। इसके नाते हिंदू राष्ट्र का मतलब ही है सबको ले चलने के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ, इस्लामिक मुल्क 57 हैं, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, यहूदी, ईसाई, हिंदू क्यों नहीं है वहाँ? कभी 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष, 500 वर्ष पहले वहाँ थे, आज नहीं हैं। लेकिन भारत देखिए कितना खूबसूरत देश है। इसलिए है क्योंकि यहाँ हिंदुओं की बहुलता है। भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत सनातन को मानने वाला है। सनातन धर्म ही के अंतर्गत राष्ट्र है पूरा। तो ऑलरेडी वो तो सनातन धर्मी जितने हैं, चाहे किसी भी संप्रदाय का, किसी भी मजहब का, किसी भी जात का है, वो सभी सनातन धर्मी ही हैं। और जो है रहा बात हिंदू, तो हिंदू शब्द जो है, अगर हिंदू राष्ट्र है तो भी उससे कोई किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। और राष्ट्र, सनातन धर्म और राष्ट्र और हिंदू, ये तीनों एक ही हैं। अयोध्या में पहुंचे कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बढ़े हुए टैरिफ को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। रात मिल गई है। अयोध्या को एक और बड़ी सौगात मिल गई है। अब रामनगरी से वाराणसी तक वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस जो अब तक मेरठ से लखनऊ तक चल रही थी, उसे अब आगे बढ़ाकर अयोध्या धाम से वाराणसी कैंट तक कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था से न सिर्फ अयोध्या बल्कि वाराणसी आने जाने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों को सीधी और तेज रफ्तार कनेक्टिविटी मिल सकेगी। इस अवसर पर अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, मिल्कीपुर विधायक चंद्रभानु पासवान और भाजपा महानगर और अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव मौजूद रहे। सभी जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया है। रेल विभाग को बधाई है, लेकिन तमाम ऐसी बहुत महत्वपूर्ण गाड़ियां जो कोरोना काल में बंद हो गई थी, उसको चलाने के लिए मैंने लोकसभा में और विभागीय मंत्री, रेल मंत्री से मिल करके मैंने उनको समस्या को अवगत कराते हुए वो तमाम रेलें जो बंद हो गई थी, एक तो पहला यहाँ अयोध्या सिटी से कानपुर चलती थी, बहुत इम्पोर्टेंट थी, उसके लिए भी किया है। तो आज बधाई के साथ साथ रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि अयोध्या फैजाबाद को जाने वाली आने वाली गाड़ियां जो कोरोना काल में बंद हो गई, उसको चालू कराया जाए। आज अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत मेरठ से काशी वाया अयोध्या माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से आभार देना चाहेंगे। अयोध्या वासी पूज्य संत महंतों की तरफ से उनको बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद कि उन्होंने अयोध्या की कनेक्टिविटी को जिस तरह बढ़ाने का काम किया है। जहाज, रेलवे और ट्रांसपोर्ट, हाईवेज, अयोध्या में पूरे देश और दुनिया के तीर्थ यात्री पर्यटक आ रहे हैं। उस दृष्टि से आज पुनः एक नई ट्रेन वंदे भारत अयोध्या से मिली है, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री को आभार। बलरामपुर पुलिस ने हाल ही में एक बड़े साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया। लिहाजा अब गिरोह के एक सदस्य सौरभ कुमार को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि मूल रूप से फिरोजाबाद का रहने वाला है। पुलिस ने अब तक की जांच में ये पाया है कि इस गिरोह ने लगभग 1 अरब 12 करोड़ रुपए का लेन देन किया है। इसके अलावा 85 बैंक खातों का पता लगाया गया है, जिनमें 31 खातों में लगभग 24 करोड़ रुपए का लेन देन पाया गया है। इसके मोबाइल में इसने व्हाट्सएप चैट के सारे डाटा डिलीट कर दिए थे, लेकिन फिर भी इसके मोबाइल के गहन परिशीलन से हमें कुछ ऐसे ऑडियो प्राप्त हुए हैं जिसमें इसके द्वारा अकाउंट देने की पुष्टि भी हुई है
पुलिस उन सभी का अकाउंट पता लगाकर उसको विवेचना में समाहित करेगी। इसके मोबाइल से हमें 2 आधार कार्ड भी मिले हैं, एक सौरभ कुमार के नाम से, एक सौरभ सिंघानिया के नाम से, जिससे ये प्रतीत होता है कि फर्जी आधार कार्ड का बनाकर उसका दुरुपयोग करता था। और इसके साथ साथ इसके मोबाइल में हमें बहुत सी महिलाओं से अश्लील बातचीत के साक्ष्य भी मिले हैं। सहारनपुर पुलिस की अपराधी के साथ मुठभेड़ हो गई। टॉप 10 की लिस्ट में शामिल अपराधी बुरहान को थाना चिल्काना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से तमंचा, एक खोखा और एक जिंदा कारतूस, कुछ कैश भी बरामद हुआ। ये अपराधी हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और यूपी में करीब 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमों में वांछित था। अमेठी में कई दिनों से आसमान में दिखाई दे रहे ड्रोन पर पुलिस ने कार्रवाई अपनी तेज कर दी है। जिले के अलग अलग 6 थानों में पुलिस ने 10 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि यही लोग अंधेरे में ड्रोन उड़ने की अफवाह फैला रहे थे। लोगों से एक महत्वपूर्ण अपील है। ड्रोन देखा गया है। इस सूचना पर तत्काल 112 की PRV वहां पहुंचती है, जांच करती है और इसकी सूचना तत्काल थाने को भी दी जाती है। थाने से भी एक टीम जाकर के मौके की जांच करती है, सब लोग बयान लेती है। लेकिन अभी तक जितने भी इवेंट आए हैं उसमें किसी भी इवेंट में किसी भी ड्रोन उड़ने की घटना की पुष्टि नहीं हुई है।